हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो देर न करते हुए अपने टिप्स को शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि कभी गलती से या बच्चे अगर नेल पेंट लगाते हैं तो कभी ना कभी गलती से नेल पेंट अगर टाइल्स पे गिर जाए या कहीं भी फ्लोर पे गिर जाए, कबर्ड के दरवाजे में लग जाए, तो उसे साफ़ करने में काफ़ी परेशानी होती है। तो आज मैं यहाँ 3 तरह से इसे साफ़ करना बताऊँगी। अगर नेल पेंट गीला हो तब भी इसे आप साफ़ कर सकते हैं, और अगर नेल पेंट सूख गया हो तब भी साफ़ कर सकते हैं। एक तो है कि अगर नेल पेंट गीला हो तो आप इसे किसी भी कॉटन के कपड़े या टिश्यू पेपर से साफ़ करेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास नेल पेंट रिमूवर हो तो वो गीला हो चाहे सूखा हो, आप उसे साफ़ करेंगे। जैसे यहाँ तो टाइल्स थोड़ा-सा डार्क कलर का है, अगर आपका टाइल्स लाइट कलर का हो तो उसमें दाग अच्छी तरह से नहीं छूटता है। तो हम क्या करेंगे कि नेल पेंट रिमूवर से इसे साफ़ कर सकते हैं। इससे भी इसका दाग काफ़ी आसानी से छूट जाएगा। और तीसरा ट्रिक जो है उसके लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा चीनी लेंगे और उसे नेल पेंट के ऊपर हम डाल देंगे। अगर नेल पेंट तुरंत गिरा हो तो क्या होगा कि गीला नेल पेंट जो होता है उसे चीनी ऑब्जर्व कर लेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि किसी कपड़े या टिश्यू पेपर से उसे हम हल्का रब करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये चीनी जो है स्क्रब का काम करेगा और नेल पेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो भी नेल पेंट सूखा होगा उसे थोड़ा सा रगड़ने से वो पूरी अच्छी तरह से क्लीन कर देगा। तो ये 3 तरीका है, इस तरह से आप नेल पेंट को साफ़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो ग्रीन चिली को लेकर है। मैं आज के वीडियो में आपके साथ ग्रीन चिली को स्टोर करने की टिप नहीं शेयर कर रही हूँ, बल्कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ ग्रीन चिली जो होती है वो काफ़ी तीखा होता है, और अगर किसी को ज़्यादा तीखा ग्रीन चिली पसंद ना हो तो क्या करेंगे कि हम ग्रीन चिली को बीच से स्लिट करके उसके बीज को निकाल देंगे। इससे क्या होगा कि चिली भी आप डाल लेंगे और उतना ज़्यादा तीखा नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, अक्सर ये होता है कि अगर चिली काफ़ी तीखी हो और उसे हम कट करते हैं तो हमारे हाथों में काफ़ी तेज़ जलन होने लगती है। तो इस जलन से बचने के लिए, या कभी कभार क्या होता है कि जब हम इस तरह से कट करते हैं तो हमारे हाथों में अगर तो थोड़ा भी चाकू से लग जाए तो काफ़ी जलन हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि इस तरह से अगर आपके पास कोई भी आइसक्रीम स्टिक हो तो उसे हम लेकर अपने थंब में रबर बैंड की हेल्प से इस तरह से बैंड कर देंगे, जिससे कि जब भी हम चाकू से चिली को कट करें तो चाकू और चिली हमारे थंब में ना लगे। जिससे कि क्या होगा कि एक तो कटने का भी डर नहीं रहेगा और ये हमारे हाथों पर तीखा भी नहीं लगेगा। अब बहुत सावधानी बरतने के बावजूद अगर मिर्च कटने के बाद हाथ धोने के बावजूद आपके हाथों में से जलन नहीं जा रही हो, तो वैसे में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम साबुन से अच्छी तरह से अपने हाथ को क्लीन करेंगे, ताकि साबुन से जो भी मिर्ची का जूस वगैरह मेरे हाथ में लगा है वो हट जाए। उसके बावजूद भी अगर हाथों से जलन नहीं जा रही हो तो हम क्या करेंगे कि फ्रिज में से दूध लेंगे, ठंडा दूध। अगर आपके पास कच्चा दूध हो तो वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है, और उसे लगभग 1 चम्मच लेकर हम अपने हथेली में इस तरह से रब करके सूखने के लिए छोड़ देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके हाथों से जलन एकदम से चला जाएगा। फ्रेंड्स, मैं अपनी अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह से चॉपिंग बोर्ड को क्लीन करने को लेकर है। अगर आपके पास प्लास्टिक वाली चॉपिंग बोर्ड हो तो उस पे गंदगी दिखती है, लेकिन ये वुडन वाली है, इस पे गंदगी दिखती नहीं है, लेकिन ये काफ़ी गंदी हो जाती है। तो इसे साफ़ करने के लिए मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो वुडन को भी इस तरह से क्लीन कर सकते हैं और फाइबर वाली भी क्लीन कर सकते हैं। वुडन में गंदगी दिखती नहीं है, लेकिन साफ़ करने के बाद आपको पता चलेगा कि वुडन चॉपिंग बोर्ड में भी गंदगी काफ़ी होती है। तो इसे साफ़ करने के लिए मैंने क्या किया है कि बेकिंग पाउडर को चॉपिंग बोर्ड पर डाल दिया है। उसके बाद मैंने इस पर विनेगर डाल दिया है। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो नींबू के रस का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे पास विनेगर था तो मैंने विनेगर के साथ ही नींबू का रस इस्तेमाल किया है। तो मैंने क्या किया, आधा कटे हुए नींबू को मैंने ले लिया है और उसी के हेल्प से हम रब कर रहे हैं। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप किसी भी स्क्रब से इसे रब कर सकते हैं, या जाली वाला जो चूना होता है उससे रगड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा क्लीन होगा। क्योंकि जब हम कट करते हैं तो चाकू लगने से वुड पर ग्रिप बन जाता है, जिसमें काफ़ी गंदगी चिपकी रहती है। देखिए, इसे क्लीन करने से कलर में अंतर दिखने लगा। अब मैंने क्या किया है कि चॉपिंग बोर्ड को उल्टा कर लिया है और उल्टे साइड भी हम इसे बेकिंग पाउडर और नींबू की हेल्प से और विनेगर डाल के इसे क्लीन कर लेंगे। क्योंकि हम चॉपिंग बोर्ड के दोनों साइड रख के कटिंग करते हैं, तो इसलिए मैं दोनों साइड इसे क्लीन करके दिखा रही हूँ। तो जैसे मैंने इसके ऊपर नींबू को रब किया है, आप देख रहे हैं कि कलर में चेंज आ रहा है, और इसे धोने के बाद आपको पता चलेगा आफ्टर और बिफोर का रिज़ल्ट। तो मैं इसे रब करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रही हूँ। अगर आपके पास
प्लास्टिक वाला चॉपिंग बोर्ड है तो उसमें टारगेटेड एरिया जहाँ पर गंदगी ज़्यादा हो उस जगह पर आप ज़्यादा रब करेंगे। और उसके बाद मैंने इसे क्लीन कर लिया है और आप देखिए कि पहले की अपेक्षा ये काफ़ी क्लीन हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने चॉपिंग बोर्ड को बीच बीच में साफ़ करते रहें ताकि ये साफ़ भी रहे और हाइजीन भी रहे। तो इसी के साथ मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो चाकू को लेकर है। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि अगर आप चाकू धार करने वाले से अपने घर के सारे सीजर और चाकू को जब धार कराते हैं तो क्या होता है ये काफ़ी शार्प हो जाते हैं, लेकिन अगर इसका हम रख रखाव ठीक से ना करें तो ये फिर से ख़राब हो सकता है, जंग लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी आप सीजर वगैरह पे धार कराएं तो सीजर के धार वाले पार्ट पर कोई भी लुब्रिकेंट लगा सकते हैं। मैंने यहाँ सरसों तेल लगाया क्योंकि सरसों तेल जमता नहीं है। अभी सर्दियों का दिन है तो क्या होता है कि नारियल तेल लगाने से वो जम जाता है, और नारियल तेल अभी जमा हुआ है तो उसे लगाने में भी दिक्कत होगी। तो मैंने क्या किया है कि सरसों का तेल ही लेकर इसके ऊपर दोनों साइड अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया है। और बहुत ही ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इसके शार्प पार्ट पे अगर आपकी उंगली लग जाए तो कटने का भी डर रहता है। तो मैंने क्या किया है, जितने भी चाकू है सारे चाकू पे मैंने यहाँ ऑयल को लगा दिया है और मैंने उन्हीं चाकू और सीजर पर तेल को लगाया है जिसका मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि जब धार वाला आया था तो मैंने सारे ही चाकू और सीजर पर धार करा लिया है। तो सीजर तो हम काफ़ी कम यूज़ करते हैं, जैसे ये लोहे वाली सीजर रहती है इस पर जंग लगने का ज़्यादा डर रहता है। इस पर मैं तेल लगा ले रही हूँ और उसके बाद क्या करेंगे कि हम चाकू को इस तरह से पेपर में रैप करके रखेंगे ताकि हाथ लगने से ये कटे नहीं, और इस पर हवा ना लगे, ना ही पानी गिरे, या हम कहीं रखें तो गलती से हमारा हाथ ही न लग जाए जिससे कि हमारा हाथ कट जाए। तो मैंने क्या किया है कि इसे पेपर में अच्छी तरह से रैप करके रबर बैंड से सिक्योर कर दिया है। इसी तरह से मैंने यहाँ कैंची को भी इसी तरह से रैप कर लिया है, क्योंकि कैंची का भी ये कपड़ा कट करने वाली कैंची है और जब हम सिलाई करते हैं तभी इस कैंची का इस्तेमाल होता है। तो मैंने क्या किया है कि कैंची को भी पेपर में अच्छी तरह से रैप करके रबर बैंड लगा के सिक्योर कर दिया है। इसके बाद आप इसे अपने कबर्ड में या ड्रॉर में रख दें जिससे कि ये सेफ रहे। तो इस तरह से आप रखेंगे तो आपके सीजर और नाइफ का धार काफ़ी दिन तक बना रहेगा। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो हेयर डाई को लेकर नहीं है, बल्कि मैं हेयर डाई के पैकेट में जो ग्लव्स मिलता है प्लास्टिक का उसका यूज़ बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें से ग्लव्स निकाल लेती हूँ। इसका अक्सर इस्तेमाल हम कलर करते समय करते हैं। तो एक प्रॉब्लम हमारे सामने अक्सर आती है कि जब भी हम ये कलर को अप्लाई करने के लिए ग्लव्स को अपने हाथों में पहनते हैं, ज़्यादातर हम एक ही हाथ में इस ग्लव्स को पहनते हैं क्योंकि ज़्यादातर कलर हम एक ही हाथ से करते हैं। तो एक हाथ में हम ग्लव्स को पहन लेते हैं और दूसरे हाथ को हम फ्री रखते हैं ताकि हम बालों में पार्टीशन बना सकें। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी हम कलर करने के लिए ग्लव्स को पहनते हैं तो ये हमेशा सरकते रहता है, एक जगह पर टिका नहीं रहता है। तो उसे हम यहाँ वहाँ सरके नहीं, इसके लिए हम इस तरह से रबर बैंड लगा देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि सिर्फ कलाई पर रबर बैंड लगाने से भी ये मिसप्लेस होते रहता है, इधर उधर सरकते रहता है। तो मैंने क्या किया है कि इस रबर को अपने हाथ के पीछे वाले साइड से इस तरह से क्रॉस करते हुए अपने मिडल फिंगर में इस तरह से डाल दिया है, जिससे क्या होगा ये सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद आप जब भी कलर करेंगे तो ये अपने जगह से खिसकेगा नहीं। इसी तरह से आप चाहें तो बर्तन धोने में भी इस मेथड से करेंगे तो आपका ग्लव्स सरकेगा नहीं। फ्रेंड्स, अगली जो मैं टिप शेयर करी हूँ वो भी इस ग्लव्स का ही है। तो जैसे कि अगर आपको कहीं बाहर जाना हो 2-3 दिन के लिए और आपको ब्रश टूथपेस्ट को रखना हो तो उसके लिए भी हम इस ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने भी ब्रश हो, टंग क्लीनर हो और टूथपेस्ट है उसका ट्यूब को हम इस तरह से एक एक पार्ट में रख के इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम इसे रबर बैंड से सिक्योर कर देंगे और बैग में रख देंगे। इससे आपके ब्रश की हाइजीन का भी अच्छा ख्याल रहेगा और जब भी आपको ब्रश करना हो तो बस इस पैकेट को निकालें और ब्रश कर लें। अगर आपके पास इस तरह का ग्लव्स नहीं हो तो तब भी हम इसके लिए एक पैकेट बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि शॉपिंग बैग जो प्लास्टिक वाली आती है उसे लिया है और ब्रश के अकॉर्डिंग इसे नाप लिया है और एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कैंडल को मैंने लिया है और चाकू के पॉइंट जो होता है आगे वाला पॉइंट उसे गर्म किया है। आप चाहें तो इसे गैस पे भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ कैंडल पे किया है ताकि आपको दिख सके। तो इसे हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, बस इतना गर्म करना है कि जब हम पार्टीशन बनाएंगे तो पॉलीथीन में पार्टीशन बने, बस पॉलीथीन कट ना जाए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म रख करके अगर हम इससे इस तरह से पार्टीशन बनाएंगे तो गर्मी के कारण ये कट सकता है। तो बस ये ध्यान रखते हुए आप पार्टीशन बनाइएगा
कि चाकू इतना ही गर्म हो कि बस पार्टीशन बने, प्लास्टिक कटे नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हर पार्टीशन में एक एक ब्रश डाल देंगे और उसमें ही हम अपना टूथपेस्ट डाल देंगे और इसके बाद हम इसे फोल्ड करके रबर बैंड से सिक्योर कर देंगे। तो इस तरह से भी आप अपने ट्रबल पर जाने पर अपने ब्रश, पेस्ट, टंग क्लीनर को सेपरेट रख सकते हैं, जिससे कि आपका सामान भी एक ही जगह रहे और आपको हाइजीन में भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे टिप पसंद आते हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, ये वीडियो का वॉइस ओवर मैं दोबारा कर रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने किया था तो इसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ गया था, जिसके कारण आवाज़ बहुत अच्छा नहीं आया था, इसलिए मैं आज इससे दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगली मेरी जो टिप है वो इस तरह के सिरेमिक पॉट को लेकर है। अक्सर क्या होता है कि हमारे यहाँ इस तरह के सिरेमिक पॉट होते हैं जिसमें हम घी, अचार या नमक रखते हैं। तो कभी ना कभी आपके यहाँ भी होता होगा कि हाथ से मिसप्लेस हो गया या गलती से छूट जाने के कारण इसका ढक्कन टूट जाता है और उसके बाद हम इस पॉट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के पॉट का इस्तेमाल हम इस तरह से स्पून्स, सीजर, पीलर को रखने में कर सकते हैं। इसी तरह से आप चाहें तो इसमें फ्लावर वगैरह आर्टिफिशियल फ्लावर डाल के टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं। तो आपको जिस तरह से पसंद आए उस तरह से आप अपने इस तरह के पुराने सिरेमिक पॉट जिसके ढक्कन नहीं हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वह बर्तन धोने को लेकर है। हम अक्सर विम बार से बर्तन धोते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम आपने देखा होगा कि बर्तन के ऊपर एक वाइट सी परत लग जाती है जो कि देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो उससे बचने के लिए हम अक्सर लिक्विड डिश वॉश जेल यूज़ करते हैं, लेकिन वो थोड़ी महंगी आती है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप विम बार के ही हेल्प से एक लिक्विड डिश वॉश जेल बना सकते हैं जो काफ़ी चीप पड़ेगा और आपके बर्तन पर कोई निशान नहीं छूटेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि विम बार को लेकर सबसे पहले मैंने ग्रीटर से थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ दिखाने के लिए थोड़ा सा बना रही हूँ, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से जितना ज़्यादा बनाना हो उतना बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ विम बार को कद्दूकस कर लिया है। इसके बाद इसे हम एक छोटे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने यहाँ विनेगर डाला है। तो फ्रेंड्स, विनेगर सोप के साथ काफ़ी अच्छा रिएक्शन करता है। आप इसमें विनेगर डालते ही आप इसका रिएक्शन देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा झाग बनने लगता है और ये काफ़ी अच्छी तरह से विम बार जो है वो घुल जाता है। तो अगर आप विनेगर यूज़ कर रहे हैं तब तो आपका विम बार काफ़ी जल्दी घुल जाएगा, लेकिन अगर आप विनेगर नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, सिर्फ नींबू डाल रहे हो, तब आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें जिससे कि विम बार जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए, क्योंकि ये विनेगर के कारण काफ़ी जल्दी मेल्ट हो गया है। तो मैंने क्या किया, उस पर थोड़ा सा नींबू का जूस डाल दिया है। इसके बाद हम इसे मिला लेंगे। विनेगर के कारण ने काफ़ी अच्छी रिएक्शन किया है और ये देखिए एकदम झाग फोम में आ गया है और ये मेल्ट भी हो गया है। तो इसे हम क्या करेंगे कि अब हम प्लेट को धो के दिखाएंगे। तो मैंने क्या किया है, प्लेट पर थोड़ा सा इस सॉल्यूशन को ले लिया है और ये सेरेमिक या फाइबर वाला जो बर्तन होता है उसे धोने के लिए स्पॉन्ज वाला आप पैड का इस्तेमाल करें, क्योंकि स्क्रब जो होता है उससे ना अगर इस टाइप के बर्तन को साफ़ करें तो स्क्रैच लग जाता है। अगर आपके पास स्पंज वाला पैड ना हो तो आप इस तरह से पुराने सॉक्स को अपने हाथों में पहनकर उससे ही इसे साफ़ करें, इससे भी काफ़ी अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाता है। तो मैंने इस पर अच्छी तरह से झाग बना लिया है। अब मैं इसे धो लेती हूँ। धोने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है और इसे धोने के बाद आपके बर्तन पे कोई भी वाइट निशान नहीं होगा। तो इस तरह से आप काफ़ी कम पैसे में विम बार के ही हेल्प से लिक्विड डिश वॉश जेल घर में बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह के टोमेटो सॉस के सैशे को लेकर है। कई बार क्या होता है कि पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ हमें इस तरह के सॉस मिलते हैं, लेकिन हम घर पर अपने घर वाला ही सॉस इस्तेमाल करते हैं और ये सैशे यूँ ही पड़ा रह जाता है। तो कई बार तो ये इस्तेमाल आता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये रखे रखे एक्सपायर हो जाता है, तो ऐसे में हम इसे फेंकना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आपके पास भी कोई सॉस हो, सैशे में हो या बॉटल में हो जो एक्सपायर हो गई हो, तो उसे फेंकने से अच्छा है कि उसका हम इस्तेमाल कर लें। तो उसका इस्तेमाल हम इस तरह से ग्रीटर को चमकाने के लिए करेंगे। तो मैंने क्या किया है कि सैशे को कट करके सॉस को अपने ग्रेटर पर डाल दिया है। मेरा ग्रेटर इस टाइप का है, हैंडी वाला है। आपके पास कोई भी ग्रेटर हो उस पर आप इसे डाल दें और पूरे ग्रेटर पे इसे फैलाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर छोड़ने के बाद इसे आप हल्का सा स्क्रब से
या किसी कपड़े से रब कर दें, और बस ध्यान रखते हुए कीजिएगा कि इसके शार्प एज से आपके हाथ ना कटें। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपके साथ एक और टिप शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप अपने ग्रेटर का, अगर ग्रेटर से कद्दूकस करने में उसका धार कम हो गया हो तो उसे भी आप शार्प कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि एल्युमिनियम फॉयल रैप को लिया है और एक टुकड़ा स्क्वायर पीस में लेकर हम उसे मुट्ठी में इस तरह से बॉल बना लेंगे, और बॉल बनाने के बाद हम ग्रेटर के उस पार्ट पर ज़्यादा रब करेंगे जिस पार्ट का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिस पार्ट का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उधर की धार जो होती है वो काफ़ी कम हो गई रहती है, तो हमें बार बार उसे तेज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे हम इस तरह से रब करेंगे। उसके बाद मैं इसे क्लीन वाटर से धोकर आपको दिखाती हूँ। तो सॉस के कारण तो ये काफ़ी अच्छा शाइन आ गया है, जो मैं अभी आपको धो के दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसकी शार्पनेस तेज़ हुई है, वो आप कुछ ग्रिट कीजिएगा तो पता चलेगा। तो आप एक बार भी करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल से ये काफ़ी अच्छी शार्प हो जाती है। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो किचन के टाइल्स पर कील लगाने को लेकर है। फ्रेंड्स, अक्सर किचन में आजकल इस तरह से टाइल्स लगे रहते हैं, जिसके कारण हम कोई भी हैंग करने के लिए कील लगाना चाहते हैं तो हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि एक तो टाइल्स क्रैक होने का डर रहता है और अच्छा भी नहीं लगता है हर जगह कांटे लगाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस तरह का डबल साइड टेप होल्डर ले लेंगे, और जिस अनुसार से आपको रिक्वायरमेंट हो उस अनुसार से आप अपने किचन में जिस जगह आपको ज़्यादा, जैसे चूल्हा के पास हमें, गैस चूल्हा के पास हमें ज़्यादा ज़रूरत होता है, जैसे कि लाइटर टांगने के लिए, कुछ कुछ ऐसे सामान होते हैं जो हमारा अक्सर खोते रहता है, जैसे कुकर का रबर, सीजर, लाइटर। तो ऐसे चीज़ों को हम इस तरह से हैंग कर देंगे। तो आप कहीं भी टाइल्स पे इस तरह से इसे चिपका देंगे और अपने रिक्वायर